हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री में। जहां पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 27 जनवरी 2024 के जो शिफ्ट वन का जेडब्ल्यू मेंस का पेपर है केमिस्ट्री का, उसके बारे में। ठीक है, पेपर के बारे में बात की जाए तो देखो, पेपर को सिंपली मैं बोलूँगा कि बहुत ही ईजी पेपर था। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करके रखी हुई है, और अगर नहीं करके रखा है तो आपको ये टफ लगेगा, क्योंकि पेपर के अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मेरे द्वारा देखे गए हैं वो सिंपल से जो एनसीईआरटी के आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसी के ऊपर बेस दिखाई दिए, जो जनरली आपको क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है कि ये टॉपिक आप लोग को बिल्कुल कंफर्म रूप से करना है। तो पेपर आप बोल सकते हो इजी ही है, टफ नहीं है। अगर आप लोग को टफ लगता है तो वो टफ लगने का मेन रीजन ये है कि या तो आप लोगों ने वो पॉइंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, या आप लोगों ने ढंग से एनसीईआरटी नहीं पढ़ के रखी, तो बस ये हो सकता है, अदरवाइज तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू, जहां पे बहुत सिंपल सा फंडा है, एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियस बात है वही आपके पास में मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट पे जाएगा। तो कहानी में बोले क्या है, देखो 3d7 होता है तो 3d7 डी के अंदर टोटल 5 डब्बे होते हैं, तो 5 डब्बों में से अगर 7 भर दिए हैं तो इसका मतलब आपके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नाउ सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी वाला आपके पास में क्वेश्चन था। इसका आंसर आपके पास में 8 ग्राम आने वाला है, बहुत ही इजी सा। और आएगा कैसे आप देख लो, बता देता हूं मैं आपको। कहानी बहुत सिंपल सी है, जब कभी भी मीथेन गैस को आप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हो, ऑब्वियस बात से दो चीजें मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, प्लस साथ के साथ में क्या मिल जाता है, इसके अंदर वाटर। अगर रिएक्शन को बैलेंस करने पर जाओगे, जस्ट सिंपली H2O के आगे लगा देना 2। अब इसमें क्या होगा, आपके पास में 1 मोल मीथेन से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो इस बेसिस पे 1 मोल मीथेन कंटेन करता है 16 ग्राम, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल कंटेन करता है 44 ग्राम। तो 16 ग्राम से 44 ग्राम बन रहा है, जबकि आपको कितना बनाना है, 22 ग्राम। तो क्या करा है आपने, अमाउंट को जस्ट हाफ कर दिया, तो हाफ दोनों तरफ कर दो, 16 से क्या कर दो, 8 ग्राम। तो सही आंसर क्या आ रहा है आपके पास में, 8 ग्राम। सिंपल क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला बोलता है कि बोरॉन हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस बात है, ग्रुप के अंदर अगर आप बात करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होते हैं, तो ऑब्वियस बात है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो असर्शन है आपके पास में ट्रू। और बोरॉन हैज अ स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटाइस, इसका स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटाइस होता है, ऑब्वियस बात है ये भी आपके पास में क्या हो जाएगा, ट्रू। दोनों ही आपके पास में ट्रू होने वाले हैं। नाउ अगला वाला सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछ के रखा हुआ है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन। आपके लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, जब भी बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, ये निकाला जाता है अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स तक के सिस्टम के लिए। तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक के सिस्टम के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स है n -8 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप बात करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन, माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा, 3। सिमिलरली नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप आते हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर भी आपके पास में क्या कहानी हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड में आपके पास में है नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से यहां पर इसके पास टोटल हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो 14 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम जब आपके पास होगा तो अगेन बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास में, 3। सिंपल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, जहां बोलता है हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैव +4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम में किस किस के पास में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, सिंपल सा है। अगर सबसे पहले मैं देखता हूं तो यहां मुझे SF4 दिखाई दे रहा है, 1 सल्फर के साथ में 4 फ्लोरीन, तो ये तो बिल्कुल कंफर्म मान लो। इसके अलावा अगर आप बात करते हो SOCl2 और H2SO3, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी ध्यान दे के रखा हुआ है तो जस्ट सिंपली आपको स्ट्रक्चर ही बनाना था, सल्फर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन। तो दिखाई दे रहा है 4 सल्फर, 2 हाइड्रोजन और 3 आपके पास में क्या है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन आपके पास में प्रेजेंट होगा। तो ये देखो, ठीक है, सिंपल है, H2SO3। यहाँ लिखा लगे अरे यार ये वाला H2SO3 में ये वाला काम नहीं होगा, क्योंकि सल्फर आपके पास में क्या है भैया, +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो रहेगा ना आपके पास में वो कॉमनली आ जाएगा। जैसे आपके पास में अगर ये रहा, एक ऑक्सीजन इधर आ गया तो एक ऑक्सीजन होगा इधर OH और एक हो जाएगा इधर पे OH। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगेन +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर भी आ गई। नाउ 6 वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, D&F ब्लॉक में से क्वेश्चन आपके पास पूछ के रखा गया है, और मेटलर्जी में आपको ये रिएक्शन देखने को मिल जाएगी।
क्वेश्चन था PbCrO4 को जब कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी हॉट एक्सेस के साथ में कंबाइन किया जाता है तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा और इसका एनायनिक स्टेट क्या होगी। सिंपल सा है। अब देखो जब कभी भी इसकी रिएक्शन करवाते हो ना तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है Na2PbOH4 प्लस यहां पर बन जाता है आपके पास में Na2CrO4, तो सोडियम क्रोमेट बन रहा है। नाउ अगर आप बात करते हो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा है साफ के साफ 4। अब बात करते हैं कि ये आपके पास में 4 में 2 बनता है, एक टेट्रा आयनिक है, एनायनिक है, और एक आपके पास में है डाई एनायनिक। तो ये आखिरकार दोनों में से है क्या, तो भैया साफ दिखाई दे रहा है। यहां हो जाएगा +2 और यहां पर हो जाएगा आपके पास में -2। यहां पर आप बात करोगे ये होगा -4, ये हो जाएगा +4। ठीक है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइनली लेड की निकालोगे यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए, तो कैसे निकालोगे भैया, पीबी के नहीं पता, +4 हाइड्रोक्साइड -1 विच इज इक्वल टू -2, तो पीबी इधर कितना निकल जाएगा +2, जो कि आपके पास में होगा डाई एनायनिक हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप डाई एनायनिक यहीं से देख सकते थे भैया, ये रहा -2 यार, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। नाउ इसके बाद बात कर लेते हैं 7th वाले क्वेश्चन की, नेगेटिव डेविएशन फॉर राउल्ट्स लॉ। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों ने बिल्कुल 101% पढ़ के रखा होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन है। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन में आप लोग को मालूम है जब कभी भी नेगेटिव डेविएशन होता है तो नेगेटिव डेविएशन में आपके पास में सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास में इस तरह से नीचे की तरफ आती है नेगेटिव फेज में, है ना। ये इस तरह से आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा, ये इस तरह से ये नेगेटिव बनता है, ये इस तरह से नेगेटिव बनता है, ये नेगेटिव बनता है। सो बेसिकली यहां पर आपके पास में जो ये हॉरिजेंटल वाला एक्स एक्सिस होता है ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये जो वर्टिकल वाली लाइन होती है ये प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, आपके पास में प्रेशर डिक्रीज होता है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है। तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है और वेपर प्रेशर घट रहा है। इजी था ये भी। नाउ इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये NaCl वाला क्वेश्चन देके रखा हुआ है। NaCl प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस K2Cr2O7 आपके पास में प्रोडक्ट यहां पे देके रखा गया है। अबव रिएक्शन गिव्स रेड फ्यूम्स आपके पास बता के रखा गया है। नेक्स्ट बता के रखा गया है विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स। अब जो आपको प्रोडक्ट मिला है ना, अगर उसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो वो एक येलो कलर का सॉल्यूशन देता है, दैट इज बी। तो आपको बताना यहां पर कंपाउंड ए क्या होगा, कंपाउंड बी क्या होगा। ठीक है, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो भैया देखो, जब कभी भी आप पहले प्रोडक्ट की बात करते हो तो ये वाला रिएक्शन तुम लोग को बताऊं, ये वाली रिएक्शन आपके पास में सीधी सीधी जो रिएक्शन है ना वो तुम लोगों ने पढ़ के रखी है D&F ब्लॉक में, दैट इज अ क्रोमाइल क्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, ये वो क्रोमाइल क्रोमाइड रिएक्शन ही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपके पास में क्रोमाइल क्लोराइड। तो क्रोमाइल क्लोराइड में क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा हमारे पास में CrO2Cl2। ठीक है, ये बन जाएगा। अब CrO2Cl2 आपके पास में जो बनेगा ये क्या बन जाएगा आपके पास में A वाला। जब ये A वाला प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा तो इस सिचुएशन पे अब आपने क्या करा है, बेस के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देनी है। ठीक है, अगर आप इसकी बेस के साथ में रिएक्शन करवा देते हो तो बेस के साथ रिएक्शन करवाने पर हमारे पास में क्या बनना चाहिए भैया, हमारे पास बनना चाहिए Na2CrO4। ठीक है, तो बस इतना सा कहानी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा Na2CrO4 प्लस वैसे NaCl प्लस H2O बनेगा अनडाउटेडली, बट वो इतना कोई काम का है नहीं। हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक होता है क्रोमाइल क्लोराइड और एक होता है सोडियम का क्रोमेट। बस खत्म कहानी, इतना सा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो टेंशन नहीं लेना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है, वही वाला फॉर्मूला लगाओ यार, n×n+2। एक बस h अपॉन में 2 पाई और एक्स्ट्रा आता है, परंतु उसकी वैसे जरूरत नहीं पड़ने वाली है, इसमें अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चेक करने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं तो मैं बताते चलता हूँ किसके अंदर कितना यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे अगर आप बात करते हो पहले वाले आयरन की, तो FeF6 के अंदर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5। फिर है आपके पास में VH2O वाला, तो इसके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो है 3, और जो आपके पास में FeH2O6 है इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सीक्वेंस होना चाहिए P R और फिर आ जाएगा Q। तो PRQ कहां पर आ रहा है, PRQ आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 पे। तो बस हो गया ये सॉल्व, इतना सा करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ND है। अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ये ऑलरेडी
आप लोग को पता ही है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट में से ज़्यादा कुछ नहीं दिया जा सकता, तो फिर भैया इसी तरह के क्वेश्चन में घुमा देते हैं। तो भैया यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपके पास में जिनॉन आ जाएगा XE, और आपके पास में ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है 4F4, और ये आ जाएगा 6S2। सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फिर अगला आपके पास में स्टेटमेंट 1 जो बोलता है NH4 2CO3 इस क्या है आपके पास में बेसिक है। बिल्कुल सही बात है, ये बेसिक होता है बिहेवियर में। फिर बोलता है कि एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डिपेंड ऑफ KA KB ऑफ WP, ये बता के देखे रखा हुआ है। ठीक है, Ka आपके पास में क्या है, एसिडिक कांस्टेंट है फॉर वीक एसिड, और Kb आपके पास में है बेस कांस्टेंट फॉर द वीक बेस। ठीक, तो अब देखो यहां पर आप ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हो तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जहां पर आपको पता होगा कि आप जब पीएच का फॉर्मूला निकालते हो, ठीक है, तो वो क्या निकलता है, वीक एसिड वीक बेस के सॉल्ट के लिए ये होता है हाफ ऑफ PKW प्लस आपके पास में आता है PKA माइनस PKB। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सबके ऊपर बेस्ड हो रहा है KA KB सबकी वैल्यू पे। सो इसी वजह से स्टेटमेंट 1 भी सही है एंड स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा आपके पास में, ट्रू हो जाएगा। बस सिंपल। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल कंपाउंड फिल्ड सब शेल हैविंग n इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू प्लस 1/2। चौथे ऑर्बिट में s की वैल्यू प्लस 1/2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में प्रेजेंट होंगे। तो बहुत आसान है, फोर्थ ऑर्बिट एक ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पर s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है और f भी होता है। स्पिन क्वांटम नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, या तो होता है प्लस 1/2 या होता है माइनस 1/2। प्लस 1/2 मतलब क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भैया देखो, अगर आपके पास में फोर्थ ऑर्बिट पूरी तरह से भरा हुआ है तो उसके जस्ट आधे इलेक्ट्रॉन क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे s ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 होते हैं तो काउंट करो 1, क्योंकि प्लस 1/2 चेक करना है। p में होते हैं 6 तो काउंट करो 3, d में होते हैं कितने, d में होते हैं आपके पास में 10 तो काउंट करो कितना 5, f में होते हैं 14 तो काउंट करो कितना 7। तो यहां पर जब आप इसको काउंट करोगे 7 और 3 10, 5 15 और 1 16, तो टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसके अंदर n इज इक्वल टू 4 और s इज इक्वल टू प्लस 1/2 मिलेगा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, और ये हर बार मैं शॉर्ट ट्रिक से ही बताता हूं, जिसके अंदर आपको ये बता के रखा हुआ था कि कोई केमिकल रिएक्शन आपके पास में है 2HI से बन रहा है H2 प्लस I2। एक्सपेरिमेंट 3 बता के रखे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। वन ऑफ द रद्दी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे ऐसे सॉल्व होता। देखो कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो 0.005 से 0.01 अगर ये बढ़ता है तो कंसंट्रेशन कितना बना, कितना बड़ा है, सीधा 2 गुना। 0.01 से 0.02 बड़ा, अगेन कितना बड़ा है ये, 2 गुना। और यहां पर अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हो तो 7.5 से 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बना, तो 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 से 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 7.5 का 4 बार गुणा करने पर 30 आंसर आता है। तो आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी बढ़ रही है, 4 टाइम्स बढ़ रही है। क्या ट्रिक है कि जब कभी भी कंसंट्रेशन डबल हो और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स यहां पर बढ़ती है तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। अब ये है तुम्हारे पास में शॉर्ट ट्रिक, या तो तुम इसको शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो या फिर तुम वही पुराना तरीका अपनाओ, क्वेश्चन को सॉल्व करो, इक्वेशन बनाओ, फलाना ठिकाना करो, टाइम बर्बाद करो, दैट्स इट। टाइम बर्बाद करना है तो करो, नहीं करना है तो भैया फिर ये तरह की तुम्हारे पास में शॉर्ट ट्रिक दे के रखी है, सिंपल सा आप उसको कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, जहां पर बोलता है कि 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आपके पास में रखी है 300 केल्विन, एक्सपांडेबल आइसोथर्मली, आइसोथर्मल एक्सपांड होता है तो डेल्टा ई आपके पास में हो जाएगा 0। साथ ही साथ में जो एक्सपांशन हुआ है 30 डेकामीटर क्यूब से 45 डेकामीटर क्यूब तक का होके रखा हुआ है अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 80 केल्विन पास्कल। देन सॉरी केल्विन पास्कल बोल रहा हूं, किलो पास्कल। द अमाउंट ऑफ द हीट ट्रांसफर्ड इज जूल इन। ठीक है, तो आपको हीट ट्रांसफर का अमाउंट बताना है। तो यार देखो सीधा थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला लग रहा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लग रहा है, Q प्लस W। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ऑब्वियस बात है डेल्टा E इज इक्वल टू 0 हो गया, तो आपके पास में जो ट्रांसफर हीट होगी वो क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू माइनस का W हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा। तो भैया प्रेशर आपके पास में कितना दे के रखा हुआ था, हमारे पास में दे के रखा हुआ है 80। फिर चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ भैया, 45 माइनस 30 कर देते हो तो चेंज इन वॉल्यूम होके रखा है हमारे पास में 15। सॉल्व करके देख लेना,
अब यहां पर ये किलो पास्कल है, तो किलो पास्कल होने की वजह से माइनस का 80 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा पास्कल। डेकामीटर क्यूब आपके पास में चल रहा है तो हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ का मीटर क्यूब। सब कुछ सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 1200 जूल। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ फुर्ती से। ये बोलता है कि द मास ऑफ सिल्वर that is 108 ग्राम पर मोल डिस्प्लेस्ड बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2। ये बोलता है कि सिल्वर को O2 के साथ ही साथ में आपको रिप्लेस करना है और दोनों बिल्कुल इक्विवेलेंट पर चल रहे हैं। इस सिचुएशन पे आपके पास में कहानी इसने ये बना के रखी हुई है कि आपको बताना है कितना वेट जो है सिल्वर का वो डिस्प्लेस हुआ है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में करना तुम लोग को कुछ नहीं है, दोनों को इक्वेट कर देना है और दोनों को इक्वेट करोगे तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। जैसे आप बोलते हो कि सर हमें नहीं पता कि सिल्वर के साथ क्या कहानी चल रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर दोगे, मोल को लेकर चलो। मोल इंटू क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, क्या कर दोगे, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, तो ये हो जाएगा गिवन मास W एंड मोलर मास कितना हो जाएगा 108। सिल्वर की अगर बात करते हो तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है आपके पास में 1 होता है, क्योंकि सिल्वर होता है Ag पॉजिटिव। फिर बात कर लेते हैं हम लोग सिमिलरली, जैसे आपने सिल्वर के मोल रखे हुए हैं वैसे ऑक्सीजन के भी मोल रख दो। पर अब समस्या वाली बात कि भैया यहां पर दे के रखा हुआ है इसका वॉल्यूम, दैट इज 5600 ml। अब क्या करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नीचे अगर आपके पास में मोलर मास देके रखा हुआ है तो हमारे पास में जो मोलर मास होता है वो यार आपके पास में इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, 1 मोल इज इक्वल टू होता है 22,400, होता है कि नहीं होता। 22,400 आपके पास में जब गैस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना तब होता है। तो अब यहां पर भी देखो रे भैया वही करके रखा हुआ है, तो बस अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को आ ही गया होगा। ऊपर आ जाएगा गिवन वैल्यू 5600 ml, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 मोल की वैल्यू है तो 22,400 ml। ml से ml क्या कर दो, उड़ा दो। 2 ऑक्सीजन मिलकर टोटल 4 का वैलेंसी फैक्टर यहां पर जनरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 4। अब आपके पास में क्वेश्चन बहुत आसान है, 5600 का डबल करते हो तो ये हो जाएगा आपके पास में 11,000, कितना हो जाएगा 11,200 और 4 गुना कर दिया तो आपके पास 22,400। सो बेसिकली इससे ये पूरा कट जाएगा, तो जो वेट ऑफ द सिल्वर होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 108 ग्राम आ जाएगा। तो ये हो गया सॉल्व, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं जहां पर ये बोल के रखा हुआ है, कहा गया हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। और रद्दी क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ के रखा था H2SO3 का ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास में +4 निकल कर आया है। क्वेश्चन देखो एक ही पेपर में एक जैसे 2 बार आ चुके हैं, इसलिए बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ढंग से पढ़ लिया करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ईजी होता है। अगला, विच हैलोजन डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियस बात है फर्स्ट वाला, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, जिस वजह से वो सिर्फ -1 ही शो कर पाता है। इसके अलावा वेरिएबल तो उसके अंदर भूल ही जाओ। फिर आपके पास में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 18, 4F and 5F series are written separately in periodic table in order to preserve principle of classification। इससे रद्दी और क्या ही पूछ सकते थे, इससे रद्दी पूछने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब पीरियोडिक टेबल को पहली बार देखा था तो लास्ट में 2 रोज दिखाई देती थी 4F और 5F की। क्यों, और उसमें बताते थे भैया ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि भैया 4F 5F बहुत ही अलग ही प्रकार की कैटेगरी होती है, जिस वजह से उनको अलग रखना जरूरी होता है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड बोलता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स कैन बी फाउंड ऑन द अर्थ इन प्योर फॉर्म, होता ही नहीं है यार, हटाओ, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट प्योर रूप में मिल जाते तो भैया सोडियम तो हर जगह तुमको दिखाई देता, जबकि सोडियम होता है क्या, कभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है यार। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। अरे मेरा फेवरेट क्वेश्चन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आ गया है। अब देखो कई सारे इसमें टेक्निक होते हैं, मैं बताता हूं एक बहुत सिंपल सी टेक्निक, ढूंढो अल्फा हाइड्रोजन को, बस खत्म काम। अल्फा हाइड्रोजन का जब ढूंढोगे तो आपको दिखाई देगा सेकंड वाले ऑप्शन में टोटल यहां पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाते हो तो भैया फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहां पर दिखाई देंगे 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर और 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर। तो ये होगा 3, 2 5 और 2 7। इधर कितने थे, 5। अब इस वाले पे आते हैं, यहां पर है 3, यहां पर है 3, यहां पर 2, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहां वाले पे बात करते हो तो ये हो गया 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तुक्का मारा, सही करा, कौन सा, जिसके पास मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन है, दैट इज क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर 3।
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस? बेस वो होते हैं जो कि प्रोटॉन क्या होते हैं, डोनर के एक्सेप्टर या एक्सेप्टर होते हैं। अगर आप बात करते हो कि भैया ब्रॉन्स्टेड बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, और अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं तो चार ऑप्शन में से कौन यहां पर सबसे बढ़िया ब्रॉन्स्टेड बेस होगा? इजी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि भैया पहले वाले ऑप्शन में है रेजोनेंस। अगर यहां पर रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस की सिचुएशन पे क्या होगा भाई साहब? इलेक्ट्रॉन तो यहां पर डोनेट हो जाएंगे अंदर की तरफ, आपके पास लग जाएगा प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन अगर अंदर की तरफ चले गए तो भैया वहां पे तो पॉजिटिविटी आ गई ना, तो प्लस एच कहां से आएगा? नॉट पॉसिबल। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस क्या कर दिया इसने? प्रोटॉन एक्सेप्टिंग की इसकी जो टेंडेंसी थी नाइट्रोजन की वो खा गया। दूसरा वाला पिरिडीन देख लो, पिरिडीन में भी क्या दिखाई दे रहा है आपके पास में? वही रेजोनेंस की घटना दिखाई दे रही है। बिकॉज ऑफ रेजोनेंस यहां पर लॉन पेयर अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अगेन प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं रह पाएगा। फोर्थ वाले ऑप्शन में भी यही है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस क्या कर देगा यहां पर? बाहर वाले नाइट्रोजन के लॉन पेयर को डिस्टर्ब कर देगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन ही ऐसा ऑप्शन है जहां पर नाइट्रोजन की जो लॉन पेयर होगी वो बिल्कुल सेफ रहेगी, क्योंकि वहां पर क्या है? डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो यहां पर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना सबसे आसान हो जाएगा। फिर ये हो गया कितना इजी सा क्वेश्चन। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। रद्दी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता इससे ज्यादा, क्योंकि क्लास 11th में एंटर करते से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन यही होता है आपके पास में। करना क्या है यार, SN1 के अंदर रेसमाइजेशन और इन्वर्जन रिटेंशन फलाना दिखाना बोल के रखा हुआ है। SN1 में हमेशा क्या होता है? रेसमाइजेशन। क्यों रेसमाइजेशन? क्योंकि ये स्ट्रक्चर दो तरीके से बनाता है। कौन कौन सा? ये आपके पास में इन्वर्जन भी करता है और रिटेंशन भी करता है, जिस वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये करता है रेसमाइजेशन। जबकि SN2 क्या होता है? छतरी वाले बाबा, छतरी वाले बाबा क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन करते हैं। तो SN1 होता है रेसमाइजेशन, SN2 होता है इन्वर्जन। तो इसी बात पे लगा दो इसके अंदर सेकंड वाला ऑप्शन। इजी। नाउ बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनॉल कंटेंट। इनॉल कहां से बनता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर तुम लोगों ने यहां पर ये टॉटोमेरिज्म को पढ़ के रखा है तो तुमको पता है कितना इंपॉर्टेंट है टॉटोमेरिज्म। जब कीटो इनॉल फॉर्म का बताते हैं, कीटो इनॉल फॉर्म के अंदर क्या होता है आपके पास में? हाइड्रोजन जो होता है अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या करता है? सेम मॉलिक्यूल के अंदर शिफ्ट होता है। ठीक है, तो आपके पास में यहां पे भी वही काम करना रहेगा। कीटोन ग्रुप इनॉल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। आपके पास में बोला है कि कौन सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट देता है। भैया कितना आसान सा है, यहां पर सभी के पास ऑक्सीजन है, पर देखो सेकंड वाले के पास में क्या है? सिर्फ एक ऑक्सीजन है। इस वजह से यहां पर सिर्फ ये एक ही इनॉल बना पाएगा। थर्ड वाले के पास में दो ऑक्सीजन है तो ये दो इनॉल बना पाएगा। फोर्थ वाले के पास में तीन ऑक्सीजन है, परंतु यहां पर लफड़ा यह है कि अगर किसी से मैं काम लूंगा तो काम में सिर्फ इन दोनों से ले सकता हूं, ये तीसरे वाले से तो ले ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट वाले ऑप्शन का अगर आप कीटो इनॉल बनाते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में कीटो इनॉल से क्या हो जाएगा? ये रहा आपके पास में साइक्लोहेक्सेन, और यहां पर आपके पास बन गए अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और हर एक O की जगह क्या आ गया है? H आ गया है इसके साथ में। तो ये देखो बन गया इनॉल, डबल बॉन्ड का इन और OH का क्या हो जाएगा? ऑल। तो यहां पर तीन इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 22 वाला। बहुत इजी। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 23, जहां पर बोलता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी बेंजीन ग्रुप के अंदर सबसे पहले रिलेट करती है नाइट्रो ग्रुप से। जिसके पास में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा होगा वो भैया खतरनाक तरीके से एसिड हो जाएगा। और यहां पर आपको देखना है नाइट्रो ग्रुप किसके अंदर सबसे ज्यादा जोड़ के रखा हुआ है, तो भैया सेकंड वाला ऑप्शन के अंदर नाइट्रो ग्रुप सबसे ज्यादा जोड़ के रखा हुआ है। तो सबसे पहले किसका नंबर आ जाएगा? नंबर आ जाएगा आपके पास में 2। फिर उसके बाद में नाइट्रो ग्रुप किसके पास गया है? फर्स्ट वाले के पास गया है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1। अब बात कर लेते हैं कि भैया 2 और 1 फर्स्ट वाले ऑप्शन में भी कॉमन है, सेकंड वाले ऑप्शन में भी कॉमन है। तो अब दोनों में से सही कौन सा है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में तीसरे नंबर पे है थर्ड वाला, और सेकंड वाला ऑप्शन में है फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले में अगर आप बात करते हो OCH3, तो ये क्या होता है? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है कि डोनेटिंग होता है? सिंपल सा, ये क्या होता है? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ध्यान रखना
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, बेस को बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG नाइट्रो ग्रुप क्या करते हैं, एसिड को बढ़ा देते हैं। तो यहां पे आपके पास में OH भी वैसे अगर बात करा जाए तो ये भी डोनेटिंग ग्रुप ही होता है। तो अगर आप बात करते हो ऑप्शन नंबर थर्ड की तो एक डोनेटिंग ग्रुप है, परंतु ऑप्शन नंबर 4 पे आपके पास दो डोनेटिंग ग्रुप है। तो ऑब्वियस बात है ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, थर्ड वाले की। और अगर ऐसा हुआ तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, इजी। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 पे अगर मैं आता हूं तो क्वेश्चन नंबर 24 है सिंपल सा IUPAC नेम। एक भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप यहां पर अटैच नहीं करके रखा है जो आपको दिक्कत समस्या दे दे, परंतु यही इसकी सबसे बड़ी टेक्निक है। क्योंकि कई लोग क्या बोलेंगे कि भैया इधर देखा जाए तो दो दो मिथाइल है, इधर देखा जाए तो एक इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली ई को पहले आना चाहिए। तो इस हिसाब से वो लोग नंबर कैसे रखेंगे, 1 2 3, और यहां पर जैसे इन्होंने रख दिया 1 2 3, तो फिर यहां हो जाएगा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। क्योंकि लोवेस्ट सम रूल में ये बना देगा 1 + 3 + 3, तो लोवेस्ट सम रूल आपके पास में कितना आ जाएगा, 7, जो कि गलत है। आपके पास में लोवेस्ट सम रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ये वाला 1 2 3, और अगर ये वाला 1 2 3 है ना, तो ये वाले 1 2 3 में आपके पास में कहानी क्या बनेगी रे भैया, ये वाले 1 2 3 में आपके पास में कहानी ये बन जाएगी कि भाई मेरे यहां पर लोवेस्ट सम लगेगा 1 + 1 + 3, दैट इज 3 और 2 5। तो इसी वजह से पहली पोजीशन पे है डाइमिथाइल और तीसरी पोजीशन पे है इथाइल। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इजी क्वेश्चन था, ठीक है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। नाउ इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके पास में देके रखा हुआ है, साइक्लोहेक्सीन इज क्लासिफाइड इन, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या है आपके पास में डबल बॉन्ड है। और साथ ही साथ में क्या है आपके पास में, देखो बेंजीन वाला तो हो ही नहीं सकता, ये बेंजीन ग्रुप में नहीं जाएगा। तो सीधा सा आंसर कौन सा है, एलिसाइक्लिक। ये एग्जांपल भी मैंने करवा के रखा हुआ है चैनल पर, आपको इसका वीडियो भी मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर सॉल्वेंट, और कुछ सिंपल नहीं पूछ सकते थे। CCl4 एक कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन, तो डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, 0, सबको एक जैसे हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक जैसा, डाइपोल मूवमेंट 0। CO2 डाइपोल मूवमेंट 0। सिर्फ CHCl3 में एक कार्बन है जो कि एक पॉजिटिव हाइड्रोजन और 3 नेगेटिव क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है डाइपोल मूवमेंट यहां पर 0 नहीं होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। नाउ व्हेन द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्स डाइमर द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन इन, सबसे ज्यादा जो JEE वाले बच्चों को डर लगता है वो लगता है इसी जो आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर होता है उसी में से, कि उसमें से कोई खतरनाक सा रट्टा मार वाला क्वेश्चन ना दे दिया जाए। जबकि ये कितना सिंपल क्वेश्चन दे के रखा हुआ है, जहां पर आपको लिंकेज भर पूछ के रखा है कि कौन सी लिंकेज होगी न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ऑब्वियस बात है फॉस्फर वाली लिंकेज होगी। कैसी होती है ये लिंकेज, कुछ आपको ऐसी दिखाई देती है, O नेगेटिव डबल बॉन्ड P, यहां पर भी आपके पास में डबल बॉन्ड O, फिर आएगा आपके पास में ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या होता है, यहां पर इसकी लिंकेज पाई जाती है। तो बस रे भाई इतनी सी कहानी। अरे इसको इतना क्यों बना दिया मैंने, यहां पर O नेगेटिव और यहां पर हो जाएगा O नेगेटिव, 4 होते हैं ना इसके हाथ, तो ये 4 हाथों की वजह से इसको ऐसी लिंकेज आपको देखने को मिल जाती है। तो बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार अच्छे क्वेश्चन देके रखे हैं, और अच्छे क्वेश्चन इन द सेंस जो आपकी थ्योरी होती है सीधा उससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्रुप शोज मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑन बेंजीन रिंग। मेटा डायरेक्टिंग क्या होती है, देखो जब कभी भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होता है तो यहां पर क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे होगा, जैसे तुम्हारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये धोखेबाज ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन लेकर बनाएगा नेगेटिव, बदले में ये जो लॉन पेयर होगी इसको क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन देगी, जिस वजह से बाहर की तरफ तुमको पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर तुम्हारे पास बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है तो अंदर से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, जिससे मेटा डायरेक्टिंग हो जाती है। तो वहां वहां ग्रुप ढूंढो जहां जहां पर तुमको यहां धोखेबाज ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं। अगला धोखेबाज ऑक्सीजन कहां दिखाई दे रहा है, COR में, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाई दिए मतलब धोखेबाज। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर 5वें के बाद बात करते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी सेम यही किस्सा होता है, धोखेबाज ऑक्सीजन। फिर उसके बाद में अगर आप बात करते हो OCH3, तो भैया OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, न कि विड्रॉइंग ग्रुप, तो इसको तो मत ही लगाना। फिर आपके पास में है 7th वाला प्योर रूप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो तो मेटा डायरेक्टिव होते ही हैं। तो अगर देखा जाए तो सही आंसर कितना होगा, 4 ऐसे ग्रुप हैं। कौन कौन से, फर्स्ट वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, फिफ्थ वाला हो गया एंड 7th वाला, ये मेटा डायरेक्टिंग को शो करने वाले हैं।
अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास में देके रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल के रखा है, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑब्टेन इन द अबव रिएक्शन। बहुत ही सिंपल सा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड परऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो मतलब ये क्या है, ये एंटी मार्कोनिकोव है या फिर बोला जाए खराश इफेक्ट को ये यहां पर शो करता है। अगर इसने खराश इफेक्ट को शो करा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये उल्टी डायरेक्शन में जाते हैं। तो अगर मैं भैया सीधे सीधे इसके प्रोडक्ट के बारे में बात करता हूं ना, तो प्रोडक्ट में ब्रोमीन इधर आ जाएगा और ये ग्रुप इस तरह से जाएगा। और यहां पर बात करते हैं तो भैया इन दोनों पोजीशंस पे क्या होगा, इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हो। तो ऊपर नीचे आगे पीछे करने पे टोटल आपके पास में 4 प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो सकते हैं। तो बस रे भाई, सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ये हाथ से लिख दिया है, ये बाद में मेरे पास क्वेश्चन आया था कि ये वाला क्वेश्चन भी इन्वॉल्व देके रखा है। और इस क्वेश्चन को मैं 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि ये क्वेश्चन तो कभी मिस करना ही मत, क्योंकि सीधा सीधा रेडियस के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है, जहां पे आपको रेडियस बतानी होती है। आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, ए नॉट हो जाएगा। साथ ही साथ में आपके पास होता है एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है यार, ये देखो इसको क्या बोलूं मैं तुमको, रेडियस वाला क्वेश्चन है और रेडियस वाले क्वेश्चन 10 बार करवा के रखे गए हैं, ऐसा नहीं कि एक बार भी नहीं करवाया। इसको मैं हर बार बोला और ये क्वेश्चन सीधे सीधे फंस गया। और इसमें करना कुछ भी नहीं था, आपके पास में क्या था, थर्ड स्टोइकियोमेट्री। इफ इट इज अ गिवन दैट द थर्ड स्टोइकियोमेट्री ऑर्बिट इज आर, तीसरे वाले की वैल्यू आपके पास में आर है, तो फाइंड आउट द रेडियस ऑफ फोर्थ। तो चौथे वाले की रेडियस आपको यहाँ पे बतानी थी। तो सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। अब इसको मैं नहीं करूंगा सॉल्व करके, तुम लोग को सब क्वेश्चन एन स्क्वायर बाय जेड वाला क्वेश्चन फॉर्मुला वगैरह सब बता के रखा हुआ है। चौथे ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, एन स्क्वायर आपके पास में क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 है तो उसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, तो बस रे भैया इतना सा था ये जेडब्ल्यू का पेपर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी। अच्छे से ध्यान दोगे, पढ़ोगे तो अच्छे खासे नंबर आप यहाँ पे गैदर कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो ये हो गया हमारे पास में पेपर डन। मैं मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट पेपर में। साथ ही साथ में आपके कॉन्सेप्ट वीडियो और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट्स वगैरह के फॉर्म पे भी मैं आपको डालते रहता हूँ। इसके अलावा कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बाकायदा आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। मैं मिलूंगा आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।